चलो आज हम लोग यार देखेंगे अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रो पार्ट देखेंगे, इसमें एग्जांपल भी कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं, इसमें मैं क्या बताऊंगा, किस चीज पे ज्यादा फोकस रहेगा, जिसको एनसीईआरटी वालों ने बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। मतलब ये चीज है, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि dy/dx कभी भी इक्वल नहीं होता है डेल्टा y/डेल्टा x के। ये सब बताऊंगा ये क्यों नहीं होते। ये अब इक्वल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अब ये इक्वल है। ये सब बताएंगे ये ऐसा क्यों है। और अगर दिमाग में ऐसा रखे बैठे हो यार कि dy और डेल्टा y बराबर होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर दिमाग में ये रखे बैठे हो कि ये बराबर होते, बिल्कुल नहीं होते, ये कभी भी बराबर नहीं होते। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये बराबर हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। मतलब इस कंसेप्ट पे ज्यादा डिस्कस करूंगा, प्रूफ बताएंगे इनके। अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है सर, तो जल्दी से इंट्रो पार्ट देखते हैं क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अगर एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यार अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 25.6 इसका आंसर बताइए। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि भैया रूट के अंदर जो भी होता है एक इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिसकी जो वैल्यू होती है वो चलती जाती है, कभी भी उसका आंसर का एंड नहीं होता। यस और नो, ये तो हमने पढ़ा है क्लास 9th में, हमने यही पढ़ा है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यस और नो। तो अब मैं आपसे एट रैंडम ऐसे ही पूछता हूँ इसका आंसर क्या है, तो आप सोचेंगे 25 का 5 है, 5 के आसपास रहेगा सर, 5 पॉइंट समथिंग या सर इसी के आसपास रहेगा। वो समथिंग जो बोल के हम लोग निकल जाते हैं ना, समथिंग कि सर 5 पॉइंट कुछ होगा कुछ, तो वो समथिंग क्या है वो हम लोग निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। जबकि ये कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, ये क्लास 8th में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे और क्लास 8th का बंदा कर भी देगा इसको। लेकिन डिफरेंशिएशन का, इस चैप्टर का नाम है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग कैसे इसका आंसर बताएंगे उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले बेसिक सी बात जरा देखते हैं क्या कि ये सब क्या होता है सर, डेल्टा वाई और डी वाई, ये सर क्या है। तो एक बात जान लो कि dy/dx, मैंने 6.1 के इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था, dy/dx होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। मतलब किसी एक छोटे इंस्टेंट पे, मतलब इसकी ये जो चेंज होता है x में चेंज हो रहा है, तो बताओ y किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ मेरे भाई जो x चेंज होता है ना, ये x बहुत छोटा होता है, ये x इतना छोटा होता है लगभग अप्रोचेस टू 0, बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। अच्छा, डेल्टा y/डेल्टा x में ये डेल्टा x कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं डेल्टा y/डेल्टा x को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। और डेल्टा x का मीनिंग क्या होता है, x में चेंज, dx का भी मीनिंग होता है x में चेंज। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर जब दोनों का मीनिंग है चेंज तो फिर ये बराबर क्यों नहीं है। तो इसका आंसर सुनो ध्यान से, dx भी x में चेंज होता है, लेकिन ये चेंजिंग बहुत छोटी होती है। ये जो चेंजिंग होती है ये कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट होगी लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी, फाइनाइट होगी। इसमें चेंजिंग बहुत बड़ी हो सकती है। मतलब डेल्टा x का आंसर 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, -10 भी हो सकता है, लेकिन dx का आंसर ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने इस पॉइंट से चला यहाँ तक आ गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आप जानना चाहते जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है y की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। अगर अभी x यहाँ पर है मान लो, फिर ये यहाँ पर आ गया, तो इनके मान लो यहाँ पे 2x हो गया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 2x - x, तो ये x आया, ये जो x आएगा ये डेल्टा x होता है कि एक पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट में कितने चेंजिंग हो गया। लेकिन dx क्या हुआ, dx 2x नहीं हो सकता। मतलब अभी आप यहाँ पे हैं, जब आप थोड़ा सा यहाँ पे आए हैं तो भी तो y चेंज हुआ होगा, तो वो y किस रेट से चेंज हो रहा है। मतलब dx की वैल्यू रेदर देन जो डेल्टा x से बहुत छोटी होती है। क्या चमका, ठीक है। पहली चीज, अब मैं प्रूफ बताऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन मैंने 6.1 में बताया नहीं था, रजिस्टर कर दिया। चलो अब जल्दी से समझते हैं। बेटा जब सीरियस है तो सीरियस हो जाओ, नहीं तुम्हारा वीडियो में पिटाई जाएगी। हाँ, ज्यादा नहीं करता है। डेल्टा x को बोलते हैं ये अबाउट अ सीकेंट लाइन होता है, इसका मीनिंग भी बताऊंगा। अबाउट अ सीकेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये। और जो dx हमारा ये होता है ये अबाउट अ टेंजेंट। और एक पढ़ेंगे बीटा या डेल एक्स बोलते हैं इसको, ये पार्शियली डिफरेंशिएशन में यूज है, आगे की बात है। ठीक है, ये तीनों होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। तो आज जरा ये बताते हैं कि डेल्टा एक्स कैसे सीकेंट लाइन को
रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, देखो एक यार ये ग्राफ हम बना लेते हैं, इस तरीके से। ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, मान लो ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, अगर इधर एक वैल्यू x है, अगर इस फंक्शन में हम x की जगह x रखेंगे तो y क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। तो क्या इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या x, एफ एक्स नहीं होंगे? ऐसा ना, अब बंदा x से थोड़ा इस तरफ चला, मान लो कोई यहां से चल के इस जगह आ गया, ये इस जगह, तो ये हमारा डेल्टा x हो गया। इतना इसने कितना चेंज कर लिया, पहले x था, अब मान लो यहां तक आ गया, तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया। और y की वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ये मान लो b पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x प्लस डेल्टा x कॉमा एफ एक्स प्लस डेल्टा x। क्या चमका? ठीक है, मतलब x में थोड़ा सा चेंज किया, कितना चेंज किया, डेल्टा है, तो यार y भी में तो चेंज होगा, देखो ना y में चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स था, x में हमने थोड़ा सा चेंज किया तो y में तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो देखो y में कितना चेंज हो गया, देखो जरा, अभी तो y मेरे भाई यहां तक था, ये डिस्टेंस कितना होगा, सोच के बताओ, ये एफ एक्स होगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा हमारा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऐसा हो, पहले y इतना था, अब y इतना हो गया, तो चेंज कितना हुआ, इतना ही तो चेंज हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं, मान लो कितना चेंज हो गया, डेल्टा y चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, डेल्टा y। क्लियर है, प्रूफ बता रहा हूँ, देखो प्रूफ बता रहा हूँ, समझने दीजिए। तो अगर x में थोड़ा सा चेंज किया है डेल्टा x, तो y कितना चेंज हुआ, डेल्टा y। एफ एक्स में जब डेल्टा एक्स हमने चेंज, क्लियर है, x में डेल्टा x चेंज हमने किया तो y में कुछ ना कुछ चेंज हुआ। और देख लो यार, पहले y इतना था, अब y इतना होगा, चेंज कितना होगा, चेंज तो इतना ही हुआ है ना, यस और नो। अगर सुनो, अगर इस इतने डिस्टेंस को हम y बोलते हैं तो ये भी y है, अब ये टोटल कितना हो गया, y प्लस डेल्टा y, और चेंज कितना होगा, तो इसमें इसको माइनस करेंगे, तो कितना चेंज हुआ है, डेल्टा y। क्लियर है, चलिए अब अगर मैं यहां से डेल्टा y की वैल्यू निकालता हूं तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस का y, डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और y की जगह क्या एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये एक प्रूफ हो गया एनसीईआरटी का, जिसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन में यूज करते हैं, इसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन में यूज करते हैं। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि तो मैं बहुत सी बातें ऐसी आपको बताऊंगा, तो जो जो प्रूफ होता जाएगा उसको मैं साइड में लिखता जाऊंगा। इस प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है ना। तो इस प्रूफ को मैं हैशटैग लिखता हूँ, इसे भेज के आप सर आप वीडियो के बीच में क्या बोल रहे हो, आप तो सीरियस हो। रेट अच्छे लग गए तुम्हारे, ये हमारा एक प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला अबाउट अ सेकेंड लाइन, ये सब चीजें। अभी पॉइंट ए था, अब ये पॉइंट बी कब हुआ है, ये पॉइंट बी कब हुआ है, जब डेल्टा एक्स चेंज हुआ है। तो ए से बी को मिलाओगे, ए से बी को मिलाओगे तो क्या ये सीकेंड लाइन नहीं होती है। सीकेंड क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, सुनो सीकेंड क्या होता है, अगर ये एक सर्कल है, सर्कल को दो पॉइंट पे जो टच करे वो कॉर्ड होता है, और इसको अगर आगे तक बढ़ा दे तो वो सीकेंड हो जाता है। क्या कर लो, तो ये लाइन को अगर ए से बी को मिलाओगे तो क्या ये सीकेंड नहीं है। तो ये सीकेंड क्यों आया, ये सीकेंड तभी तो आया जब एक्स में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। तो कर्व में कितना चेंज हुआ है, जब एक्स में थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा है, तो कर्व में कितना चेंज हुआ, तो उसको हमने मिला दिया, ये सीकेंड हो गया। क्या चमका, पक्की बात है। चलिए देखते रहना, धीरे धीरे सारी बातें हो जाएंगी। अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी बताइए, तो यार 11th क्लास में यही पढ़ा है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता भी है हमको, पक्की बात है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, पक्की बात है।
तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। समझा? ये क्या है, स्लोप ऑफ ए बी। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझते रहना। अब ये पॉइंट बी है, मैं ऐसा करता हूं कि ए और बी को पास लेके आऊंगा, इतना पास लेके आऊंगा, एकदम एक के ऊपर एक नहीं होगा, ये तो जान लो। कभी ए और बी ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन इतने पास लेकर आना कि ऐसा फील हो कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक बात सुनो, लॉजिक लगाना। अगर मैं इस डायग्राम में थोड़ा यहां बनाता हूं इस तरीके से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये अभी सीकेंट है हमारा। मैंने कहा भैया बी को भी यहां लेके आ जाओ, तो अब सीकेंट ये हो जाएगा, ऐसा होगा। या ए को लेके जाओ, या दोनों का मिला होना। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, बाद में ऐसा कर लेंगे। तो अब ऐसे ही हम थोड़ा चलो ए को लेके आ गए यहाँ पे, अब हम ए को यहाँ लेके आ गए, तो अब सीकेंट क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे जैसे ही ए और बी पास आ रहे हैं, क्या डेल्टा एक्स कम नहीं हो रहा है? सुनो, अब बी अगर यहाँ पे आ गया तो डेल्टा एक्स इतना रह गया, अगर बी यहाँ पे आ गया डेल्टा एक्स इतना हो गया। ऐसे ही ए और बी यहाँ पर आ गए, हम ए और बी को इतना पास लेके आ गए, ए ये रहा, बी ये रहा। मैंने कहा भैया अब ए से बी को ज्वाइन करो, तो आपको जो वो सीकेंट है ना, वो टेंजेंट लगेगा। क्या चमका? पक्की बात है, जो सीकेंट था ना पहले, अब ऐसा फील आएगा आपको यार वो टेंजेंट हो गया है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इस बी पॉइंट को यहाँ लेके आ गए, यहाँ पर लेके आ गया। फिर ये मैंने क्या, एक ऐसा आपको लगा कि ये क्या हो गया, हमारा एक टेंजेंट हो गया। क्लियर है? क्या बात समझ आई? तो अब लेकिन ये हुआ कब है, जो स्लोप ऑफ ए बी था, अब भी स्लोप ऑफ ए बी ही रहेगा, क्योंकि बी पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। लेकिन ये हुआ कब है, ये तब हुआ है जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तभी तो पॉसिबल हुआ है ना ये। क्या बात नहीं समझ आ रही? ये जो हमारा ए बी का जो स्लोप था डियर, वो ये था। अब मैं ए बी को बहुत पास लेके आ गया, तो क्या डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 नहीं हो गया? अब जो स्लोप ऑफ ए बी था, क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ए बी? यस और नो? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट नहीं लिख सकता। पहले तो वो सीकेंट था, लेकिन अब ए बी को ज्वाइन करके देखा यार ये तो टेंजेंट आ गया, तो इसको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लिख देंगे। और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, dy over dx, क्योंकि dy over dx बताता है क्या, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो देखो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स क्या लिख सकते हैं, हो गया प्रूफ। अभी तो हमने यही तो बोला था कि मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि dy over dx कभी भी डेल्टा y upon डेल्टा x से इक्वल नहीं होता। क्या बात समझ आ रही है? लेकिन बुक में दिया गया, वो क्यों दिया गया मैं उसको समझाता हूँ। लेकिन दिमाग में ये लेके चलो, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो कभी भी इक्वल नहीं होते, ये तो फैक्ट है। अब क्यों इक्वल लिया गया उसको देखो। कभी कभार यार मैथ्स में ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि x का आंसर हमारा 2.998 आता है, हम उसको 3 लिख देते हैं, अप्रोक्स बोल देते हैं, या अप्रोक्स का साइन लगा देते हैं। यस और नो? तो कायदे में आंसर तो हमारा यही था, अप्रोक्स में, क्योंकि भैया सिंपलिसिटी के लिए। क्लियर है? अच्छा, dy अपॉन dx ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से इक्वल नहीं है, ये तब इक्वल होगा जब डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 जा रहा, मतलब डेल्टा x कितना छोटा होगा, खुद सोचो ना। टेंड्स टू 0 का मीनिंग होता है, अगर मैं आपको बताऊं 0.00000 जितना आपके अंदर ताकत है बोलते जाओ, बोलते हो अपन, तो डेल्टा x कितना छोटा रहेगा, होगा नहीं होगा? इतना छोटा होगा। तो ऐसे केस में हम डेल्टा x को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यार ये बहुत छोटा है, डेल्टा x को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना। डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो उन्होंने कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने dy over dx को नेग्लेक्ट किया, तो बीच में अप्रोक्सीमेशन का साइन आ जाता है। किसका आता है? क्योंकि यार ये इक्वल थे नहीं, हमने जबरदस्ती सिंपलिसिटी के लिए इक्वल कर दिया, और इससे जो भी आंसर आएंगे हमेशा अप्रोक्स में आएंगे, कभी करेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है? फिर बाद में मैंने कहा कि चलो इक्वल टू का साइन लगा देते। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी dy over dx और डेल्टा x। ये दूसरा प्रूफ हो गया NCERT का। ठीक है? ये दूसरा प्रूफ हो गया NCERT का। देखते रहना, मैंने बात में दोनों प्रूफ लोग कर दिए। तो डेल्टा y बराबर dy अपॉन dx, ये दो ही है केवल, इन दो से अप्रोक्सीमेशन के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या
मैं दोनों प्रूफ समझाने में सक्षम रहा। Yes, बात sir. समझ आई ना। अभी मैंने बोला था आपसे कि यार जो डेल्टा एक्स है वो सीकेंट लाइन है, तो देखो भैया कैसे था सीकेंट लाइन, और डी वाई कैसे हमारा टेंजेंट हो जाता, तो देखो ना ये हमारा यहाँ पे आएगा तो टेंजेंट बनते। और एक चीज नॉलेज के लिए बता दें, क्या बीएससी में अच्छे से पढ़ोगे, ये डिस्टेंस कितना था डेल्टा वाई, और पता है ये कितना हो गया डी वाई, डिस्टेंस पता है कितना हो गया डी वाई। इसीलिए मैंने कहा ना डेल्टा वाई से डी वाई हमेशा छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो ये सब चीजें हैं। अब यार एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। अच्छा देखिए एक चीज और बता देते हैं नॉलेज जल्दी से। अभी जो ये मैंने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके का याद आ रहा होगा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये हमारा डेल्टा वाई था यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैंने कहा था ये हमारा डी वाई है और ये हमारा डेल्टा एक्स था। ठीक है, जल्दी देखिए बता दूं, डी वाई एक नंबर के लिए याद रखना आ सकता है। डी वाई ओवर डी एक्स का मीनिंग में ऐसे में क्या होता है, जो एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई होता है डिपेंडेंट होता है। एक्स में चेंज करने को आप फ्री है, और वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वाई हमारा डिपेंड है किस पे, एक्स पे। तो ऐसे केस में ये हमारा डी एक्स था, यही हमारा डेल्टा एक्स था। अगर हमने डेल्टा एक्स और डी एक्स को कंपेयर करके इक्वल रख दिया, ठीक है, ये हमारा डी एक्स मान लो, यही हमारा डेल्टा एक्स, तो ऐसे केस में क्या था, डेल्टा वाई और डी वाई कभी भी बराबर नहीं आ रहे थे, बट हम इसको अप्रोक्सीमेशन में बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बात बताएगी, नोट करके जैसे सारे बच्चे इग्नोर मार देते हैं। उसमें बोला गया है कि जो यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक नंबर में अगर ऑब्जेक्टिव में आए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आप कंपेयर करके इक्वल लेते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से सुनो जरा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कंपेयर करके इक्वल लेते हैं, एक केस है ये, वैसे होते नहीं है, अगर आप इक्वल लेते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो यहाँ पे साइन ये वाला आएगा। ये नोट करके मैं दिखा दूं, एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छा नोट दिया, जो बच्चे इग्नोर करते हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है पेज नंबर 214 पे, ये इसमें लिखा गया है कि we may note that the differentiable of the dependent variable is not equal। dependent variable मतलब y कभी इक्वल नहीं होगा, होगा तो अप्रोक्सीमेशन में इक्वल हो। ठीक है, ये एक नंबर वाली बात है। बट फाइनल सुनो, फाइनल मैंने जो ये बात बोली क्या समझाना चाह रहा, अगर ये बराबर ले लिएगा, लेड कर लिया आपने किसी केस में, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। बात खत्म बस। ठीक है, अब मैं आता हूँ भैया एग्जाम्पल। तो अब हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेशन का जो भी हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा था। हाँ, अब उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस इसको करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल 21 है वो है कि भैया रूट 36.6 इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो जैसे ही हमने यार 36.6 देखा तो दिमाग में आया कि 36 तो भैया एक कंप्लीट स्क्वायर है, पक्की बात है ना, इसका मतलब 6 आएगा। तो अब पॉइंट है तो पक्की बात है आंसर 6 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, पक्की बात है ना। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, ऐसे केस में हम लोग क्या, सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, तो क्या y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है, उसको हमने रूट एक्स लेट कर लिया कि ये जो फंक्शन है हमको स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। क्लियर है? जैसे यार फंक्शन आइडेंटिफाई करते, अगर किसी बंदे ने ये लिखा है f1 बराबर 1, तो पक्की बात है ये आइडेंटिटी फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन कहता है fx बराबर x, तो x की जगह अगर 1 रखेंगे तो इधर भी 1 आएगा, तो ये एक क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ऐसे ही हम लोग फंक्शन को आइडेंटिटी करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहचाना तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। चलिए, स्क्वायर रूट फंक्शन में अब एक वैल्यू ऐसी लेंगे x की जो एकदम करेक्ट आंसर देगी। तो वो क्या आंसर देगी कि करेक्ट x की वैल्यू 36 होने को, तो यहाँ पे 25 भी हम लोग लेट कर सकते थे क्योंकि वो भी देगा, लेकिन इसके नियरेस्ट लेते हैं जो इसके पास है, और दूसरा जो बचा उसे क्या लेंगे, डेल्टा एक्स। क्या लेंगे, डेल्टा एक्स। अच्छा देखिए, ये फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन था, तो x की वैल्यू हमने 36 ली, क्योंकि अगर x की जगह 36 रखेंगे तो पक्का सा हमारा आंसर 6 आ जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, डेल्टा एक्स, ये चेंज है, थोड़ा सा डेल्टा एक्स चेंज है। अगर फंक्शन में x में डेल्टा एक्स चेंज हुआ तो y में भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर फंक्शन जो हमारे पास f(x) था, फंक्शन में x की जगह डेल्टा एक्स, क्योंकि यार हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों के सम की फाइंड करनी है ना,
हमको 36 का तो आंसर पता ही है 6, हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 36 प्लस 0.6 मतलब 36.6, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब पहले फंक्शन f(x) था, अब उसमें तो कुछ हमने इंक्रीमेंट किया, कुछ चेंज किया है, तो पक्की बात है y में भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो मैंने कहा y में मैं मान लो डेल्टा y चेंज है, क्योंकि इंट्रो पार्ट में यही बताया था x में कुछ भी चेंज होता है डेल्टा x, y में कुछ भी चेंज होता है डेल्टा y। अगर कोई इंस्टेंटेनियस चेंज होता है तो उसको dy या dx कहते हैं, इंट्रो पार्ट में सब बता रखा है। चलिए अब डेल्टा y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में सर कि डेल्टा y की वैल्यू क्यों आपने निकाली, क्योंकि y की वैल्यू तो हमको पता ही है, ठीक है, डेल्टा y अकेला बचा। तो एक बात बताइए, f(x) प्लस डेल्टा x, क्या हम y की जगह f(x) लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा y बराबर क्या होता है, x की वैल्यू कितनी भैया 36, ये कितनी है और x कितना है 36, जो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। चलिए अच्छा, हमारे पास जो फंक्शन था f(x) बराबर √x है, तो f 36.6 का x की जगह पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी। सिंपल जो है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है यार, अगर f(x) बराबर x² मान लो या √x ले लो, चलो तो f4 क्या होगा, x 4 से रिप्लेस हुआ तो इधर भी x 4 से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा और लो। तो f(x) बराबर √x था, तो f 36.6 क्या होगा, रूट में 36.6 माइनस f 36, x की जगह 36, क्या चमका, और ये कितना हो गया 6 हो गया हमारे पास। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है केवल, क्योंकि यही तो हमको फाइंड करना है। देखो जरा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरफ आ जाएगा। तो डेल्टा y देखना, ये आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, लास्ट है ना, ठीक है, प्लस का 6, ये जो आंसर आएगा इसका निकल के आएगा 36.6, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा इसका, क्या चमका, ठीक है। अब डेल्टा y निकालेंगे, और डेल्टा y को आपको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका था। क्या हमने बताया था आपको कि dy/dx जो होता है वो कायदे में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से इक्वल होता नहीं है, क्योंकि तब इक्वल होगा जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, तब होता था इक्वल। लेकिन हमने किया क्या, डेल्टा x टेंड्स टू 0 की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए। क्लियर है। चलिए तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करें, डेल्टा y की, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy/dx डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा y, यस और नो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए dy/dx, अब फंक्शन हमारा क्या है, ये रहा, क्योंकि y और f(x) एक ही तो बात होती है। अब dy/dx मतलब y जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो √x का क्या होता है 1/2√x, पक्की बात है, इनटू डेल्टा x कितना है 0.6 डेल्टा y। अच्छा भैया x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 36, x की जगह क्या पुट करेंगे 36 इंटू 0.6 इक्वल्स टू डेल्टा y। तो ये तो 6 हो गया ना, थोड़ी जगह इधर ले लेते हैं, तो ये 1/2, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ऊपर कितना है 0.6 इक्वल्स टू डेल्टा y। 6 हटेगा तो एक 0 बढ़ेगा, ये 10 टाइम्स चला गया, तो 1/20 इक्वल्स टू डेल्टा y। 20 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाया 0, डेल्टा y कितना आ गया 0.05। तो बस भैया डेल्टा y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आके 0.05, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 6.05, मतलब इसका जो आंसर निकल के आया 6.05। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये खुद में एक अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि ये तो कभी इक्वल होते ही नहीं मेरे भाई, और हमने इक्वल लिए, इसलिए इक्वल नहीं क्योंकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 बहुत छोटा था। इसका जो रियल आंसर होगा और ये आंसर है, इसमें भी बहुत माइनर सा डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अप्रोक्सीमेशन, तो ये आंसर खुद में करेक्ट नहीं है। और आप इसकी बात कर रहे हो, ये तो चलो बहुत छोटी चीज़ है, 22/7 का जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग 3.14, ये एकदम गलत है, बहुत, ये तो एकदम गलत है कायदे में देखा जाए, ये अप्रोक्स में यही है। और आज तक 22/7 की वैल्यू कोई बता नहीं पाया, लोगों ने मिलियंस पॉइंट्स तक वैल्यू निकाली, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं आ पाया। तो फिर हड़ के एंड में क्या यार, ये इर्रेशनल नंबर है, बात खत्म करो। ऐसे ई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल, इसको यूलर कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका भी आंसर 2.73848 मतलब चल ही रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, क्या कोई डाउट होगा, 2 फार्मूले आपको सिंपल से, ये हम लोगों ने ये सब प्रूव किए हैं इंट्रो पार्ट में, ऐसा नहीं है, हमने सब प्रूव किए हैं, ये वाले फार्मूले हम लोगों को प्रूव किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।